मेरा नाम यासिन हनीफ है और मैं इस वक्त सर्व कर रहा हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शालीमार टाउन चाइना स्कीम में एज अ लेक्चरर इन फिज़िक्स। इसके अलावा आई एम डूइंग माई PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। आई एम जस्ट कंपाइलिंग माई फाइनल थीसिस राइट नाउ। जैसे ये जॉब्स आती हैं तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं अपने मुझसे इंफॉर्मेशन के लिए पूछते हैं। इसके अलावा जो है ना वो मुझसे चाहते हैं मैं उनके लिए कोई ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करूं उन्हें जो कि उनके लिए हेल्पफुल हो। तो इसके लिए सबसे पहले जो है ना वो एग्ज़ाम जो मैंने क्वालिफाई किया था 2011 में, मैं उस टेस्ट को जो है वो थोड़ा रिवाइज करना चाहता हूँ। मैं जैसे ही टेस्ट देकर आया मैंने पहला काम ये किया था कि मैंने ये जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस जो थे वो मैं नोट कर सकता था वो मैंने नोट किए और अब मैं आपके साथ वही जो क्वेश्चंस हैं वो शेयर कर रहा हूं विद सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन वेयर रिक्वायर। बगैर किसी ताखीर के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल इक्वेशन नीड टू बी मॉडिफाइड इफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है ये इन जनरल गाजिस लॉ को कोरिस्पॉन्ड करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। सेकंड जो इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करती है गाजिस लॉ को मैग्नेटिज्म में। थर्ड जो इक्वेशन है वो कोरिस्पॉन्ड करती है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। और फोर्थ जो इक्वेशन है वो इन जनरल कोरिस्पॉन्ड करती है एम्पेयर्स लॉ को। पूछा ये गया है कि अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करेंगे तो इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है ना उसमें तब्दीली आ सकती है। तो ये जो डाइवर्जेंस मैग्नेटिक फील्ड की जीरो है ये इन जनरल इस वजह से है क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल को हम सेपरेट नहीं कर सकते और अगर किसी तरह से हम नॉर्थ और साउथ पोल को सेपरेट कर लें तो देन ये डाइवर्जेंस जो है ये पर्टिकुलर वैल्यू देगी हमें। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर मोनोपोल्स एग्जिस्ट करें तो फिर जो गाजिस लॉ मैग्नेटिज्म के लिए है फिर हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये बी ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ। सिंपल, किलोवाट आवर जो है वो हमारे पास यूनिट होता है एनर्जी का, तो सी ऑप्शन इसके लिए हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ERG इज फॉर। ERG इन जनरल को रिस्पॉन्ड करता है इलेक्ट्रो रेटिनोग्राफी को जो कि आईज के लिए की जाती है। इसके लिए हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ब्रेन्स के लिए हम EEG करते हैं और हार्ट के लिए ECG की जाती है ताकि हम हार्ट रिलेटेड और ब्रेन रिलेटेड और आई रिलेटेड जो डिजीज हैं उनका पता लगा सकें। नेक्स्ट अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, CRT इज द एब्रीविएशन ऑफ। CRT मुखफ़फ़ है भाई हमारे पास कैथोड रे ट्यूब का, तो इसके लिए हमारे पास जो है वो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किसने डिस्कवर किया था? इन जनरल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसको डिस्कवर करने वाला था जी भाई हर्ट्स। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आया था, इसकी यही ऑप्शन थी। अब आपने इनमें से कौन सी ऑप्शन को चूज करना है? इन जनरल आप जो है वो आइंस्टाइन को चूज कर सकते हैं इसमें। इसकी वजह ये है FSC की बुक के अकॉर्डिंग जो है वो आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था, तो ये क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर कर सकते हो बी। लेकिन हर्ट्स ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फर्स्ट टाइम जो है वो डिस्कवर किया था 1880s में। देन आइंस्टाइन जो है वो उसको 1905 में एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, डायमेंशंस ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है क्योंकि एक एंगुलर क्वांटिटी है और जो है हमारे पास एंगुलर जो एक्सेलरेशन का यूनिट होगा वो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डिमेंशंस हमारे पास होंगी भाई L0 t-2, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द लेजेंडर पोलिनोमियल PLX द लिमिट ऑन द वैल्यूज ऑफ x इज। लेजेंडर पोलिनोमियल में हमारे पास x जो है उस पे इन जनरल लिमिट होती है और ये कन्वर्ज करता है खास रीजन तक और वो वैल्यू हमारे पास होती है जी -1 से 1 तक, यानी कि ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। इसके अलावा इसी से रिलेटेड जो है वो हमारे पास डेल्टा फंक्शन होता है जो कि देन हमें जो है वो खास एक पॉइंट के ऊपर जो है वो हमें कन्वर्जेंस देता है। और अगर आप लेजेंडर पोलिनोमियल से मिलते जुलते पोलिनोमियल्स को स्टडी करें तो जो हमारे पास लग्वीरी पोलिनोमियल्स हैं उसके लिए हमारे पास रेंज जो है वो 0 से इन्फिनिट तक होती है, जबकि जो हर्माइट पोलिनोमियल है वो तमाम किस्म की जो x की वैल्यूज हैं -इन्फिनिट से +इन्फिनिट तक के लिए हमें रिजल्ट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है जी हमारे पास, कंसीडर वी हैव एन एंसेंबल
the mass of the system is losing but the energy of the system remains constant, the ensemble is called. हमारे पास भाई इन जनरल ensembles की तीन किस्में हैं, माइक्रो कैनोनिकल ensemble, ग्रैंड कैनोनिकल ensemble और कैनोनिकल ensemble. माइक्रो कैनोनिकल ensemble में एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो कंजर्व रहते हैं, यानी कि ये एक कंप्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम है, जबकि कैनोनिकल ensemble में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंजर्व रहते हैं, एनर्जी वेरी हो सकती है. ग्रैंड कैनोनिकल ensemble में जो कि एक मुकम्मली ओपन सिस्टम है, एनर्जी और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो वेरी करते हैं. अब क्योंकि यहां पर हमारे पास मैस वेरी कर रहा है और एनर्जी सेम है, तो समहाउ ये माइक्रो कैनोनिकल ensemble हो सकता है, लेकिन क्योंकि मैस वेरी कर रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो लाजमी तौर पर वेरी कर रहे होंगे. तो यहां पर इसका जो आंसर है वो बेस्ट डिस्क्राइब होगा नन ऑफ दीज ऑप्शन से. क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, डाइवर्जेंस थ्योरम रिलेट्स सरफेस इंटीग्रल टू. डाइवर्जेंस थ्योरम इन जनरल हमें फ्लो और फ्लक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. तो जो सरफेस इंटीग्रल है हमारे पास किसी भी वेक्टर फील्ड का, वो इन जनरल रिलेट करता है वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस के साथ. तो इसमें हमारे पास भाई वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस जो है, डी ऑप्शन वो करेक्ट है कि अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड जो है वो इक्वल होता है वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फील्ड के. क्वेश्चन नंबर 10 है जी, रेसिप्रोकल लेटस ऑफ हेक्सागोनल लेटस इज. अभी आपने याद रखना है कि रेसिप्रोकल लेटस जो है वो ये इन जनरल फोरियर ट्रांसफॉर्म होती है ओरिजिनल लेटस का, और ये इन जनरल हम इस्तेमाल करते हैं क्रिस्टल्स की डिफ्रैक्शंस को स्टडी करने में, कि जो हमारे पास जो डिफ्रैक्शन पैटर्न आता है किसी भी क्रिस्टल का, वो इन जनरल रेसिप्रोकल लेटस को कोरिस्पॉन्ड कर रहा होता है. उसकी मदद से हम फिर उस लेटस को पर्टिकुलरली स्टडी कर सकते हैं. और ये जो हेक्सागोनल लेटस है ये इन जनरल सेल्फ रेसिप्रोकल लेटस है, यानी कि इसका जो रेसिप्रोकल स्ट्रक्चर है वो भी हेक्सागोनल इन नेचर होता है. तो डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास भाई करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 11 है, why the X-ray cannot be diffracted by the ordinary glass diffraction grating. अब एक्सरे जो है उसकी वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा स्मॉल होती है, तो डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा वेव्स उस वक्त देती हैं जब जिस चीज से डिफ्रैक्शन होनी है उसका साइज जो है वो वेव के रिस्पेक्टिव और अकॉर्डिंग हो. अब भाई अगर एक्सरे की वेवलेंथ बहुत ज्यादा कम है तो हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जिसका साइज जो है वो एक्सरे की वेवलेंथ को कोरिस्पॉन्ड करता हो, देन जो है एक्सरे डिफ्रैक्ट करेगी. तो इसीलिए हम इन जनरल जो हमारे पास क्रिस्टल लैटिसेस हैं उनमें जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है उन्हें इस्तेमाल करते हुए एक्सरे की डिफ्रैक्शन को स्टडी कर सकते हैं. तो भाई फिर क्या वजह है कि एक्सरे जो है वो ग्लास से डिफ्रैक्ट नहीं होती? इसके लिए हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है कि एक्सरे की वेवलेंथ बहुत कम होती है और ग्लास की बनी हुई डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है उसकी जो स्लिट्स का साइज है वो एक्सरेज को डिफ्रैक्ट नहीं करता. क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर द एंटीमैटर. नेचर में मैटर और एंटीमैटर दोनों एग्जिस्ट करते हैं. ये फर्स्ट टाइम प्रेडिक्ट किया था डिराक ने जब इसने अपनी मशहूर इक्वेशन दी थी इलेक्ट्रॉन के लिए. देन इसने प्रेडिक्ट किया था कि लाजमी तौर पर इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, जिसे बाद में 1932 में कार्ल एंडरसन ने कॉस्मिक रेडिएशंस में दरियाफ्त किया था जिसे पॉजिट्रॉन का नाम दिया गया. तो डिस्कवरी जो है वो एंटीमैटर की वो कार्ल एंडरसन के सर है. क्वेश्चन नंबर 13, द सिलेक्शन रूल फॉर द क्वांटम ट्रांजिशंस विद इन द एटम इज. एटॉमिक लेवल में होने वाली जो ट्रांजिशंस हैं वो सर्टेन रूल्स को फॉलो करती हैं, और वो रूल ये है कि सिर्फ उन ही क्वांटम स्टेट्स में ट्रांजिशंस हो सकती हैं जिनके लिए जो एल है यानी कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है प्लस माइनस के साथ उसमें वेरिएशन आए, यानी कि एल प्लस माइनस 1 अगर स्टेट्स के दरमियान डिफरेंस है देन ट्रांजिशंस जो हैं वो पॉसिबल हैं. इसके साथ साथ इसमें हमारे पास कंप्लीट जो रूल है उसमें जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो 0 होना चाहिए. इसके अलावा जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m है उसमें भी प्लस माइनस की वेरिएशन आनी चाहिए, लेकिन वो यहां पर नहीं गिवन. तो जो एग्जैक्ट आंसर है वो इसके लिए वो वही बी ऑप्शन को रिस्पॉन्ड कर रही है. क्वेश्चन नंबर 14 है, क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन इज. आयरन का क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिसके ऊपर जो है
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में चेंज हो जाते हैं। ऐसे टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं और आयरन के लिए इसकी वैल्यू है हमारे पास 750 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 750 डिग्री सेंटीग्रेड तो यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम डी ऑप्शन में देख सकते हैं कि 1023 केल्विन गिवन है, जो कि इन जनरल 750 डिग्री सेंटीग्रेड को कोरिस्पॉन्ड करता है। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल बिकम जीरो इज कॉल्ड। यानी कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर मटेरियल जो है वो सुपर कंडक्टर बन जाता है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? तो भाई उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, द फिनोमेनन व्हिच डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स इज कॉल्ड। तो भाई लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स में फर्क जो है वो बताने के लिए हम पोलराइजेशन को यूज करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पोलराइज नहीं हो सकती, जबकि जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं वो पोलराइज हो जाती हैं। तो हम दोनों में डिफरेंस करने के लिए पोलराइजेशन के फिनोमेना को यूज करते हैं। बाकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं वो डिफ्रैक्शन भी करती हैं, वो इंटरफेरेंस भी करती हैं और रिफ्रैक्शन का फिनोमेना भी शो करती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following cannot be polarized? एक्सरेज, हीट, साउंड, गैमा रेज। तो भाई साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं वो पोलराइज नहीं होती। तो जी यहां पर हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो इन जनरल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद इन द एटम प्राइमरीली डिपेंड्स अपॉन द क्वांटम नंबर। जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि एनर्जी हमारे पास इक्वल होती है E इक्वल टू माइनस ई नॉट डिवाइड बाई एन स्क्वायर। तो E जो है वो n स्क्वायर के साथ रिलेट करती है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 19 है जी, द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। तो भाई इन जनरल क्वांटम नंबर्स जो हैं ये किसी भी इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर पर्टिकुलर एड्रेस जो है उसे कोरिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि n जो है वो k l m n शेल्स के बारे में बताता है। l एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है ये हमें उन पर्टिकुलर शेल्स में जो सब शेल्स हो सकते हैं s p d f उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m जो है वो कोरिस्पॉन्ड करता है कि उस सब शेल के अंदर जो फर्दर डिवीजन होनी है, जैसे कि p सब शेल जो है वो फर्दर आगे डिवाइड हो जाता है x y और z में, और s जो है वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन को कोरिस्पॉन्ड करता है पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर। और या तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन अप हो सकती है या डाउन हो सकती है। तो यहां पर जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में नहीं बल्कि उसकी अप और डाउन जो स्पिन है उसके बारे में बताता है। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्पिन क्वांटम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर क्या है जी? इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर है हमारे पास +-1/2। इलेक्ट्रॉन एक फर्मियन है, इसकी हाफ स्पिन होती है। प्लस जो है वो अप को कोरिस्पॉन्ड कर रहा है, माइनस जो है वो डाउनवर्ड को कोरिस्पॉन्ड कर रहा है, यानी कि प्लस माइनस डायरेक्शन को कोरिस्पॉन्ड करते हैं और 1/2 जो है वो स्पिन की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन 21, इन जनरल द एंगल बिटवीन द कर्वलीनियर कोऑर्डिनेट्स इज। कर्वलीनियर कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये मोस्ट जनरल कोऑर्डिनेट्स हैं और इनमें जो एंगल है वो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, यानी कि जरूरी नहीं होता कि ये ऑर्थोगोनल इन नेचर हो। जैसे कि हमारे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि ऑर्थोगोनल हैं। कर्वलीनियर कोऑर्डिनेट्स जो हैं इनमें कोई भी पॉसिबल एंगल हो सकता है, इसलिए इसमें डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 22, अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम इट मस्ट नॉट हैव। जी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसके पास क्या नहीं होना चाहिए? एक्सेलरेशन। अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो लाजमी तौर पर उसका एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन, ताकि फर्स्ट कंडीशन नेट फोर्स जीरो हो और सेकंड कंडीशन नेट टॉर्क जो है वो जीरो हो। क्वेश्चन 23, इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर डिके हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड। X233 जो है वो
Y217 में कन्वर्ट हो रहा है आफ्टर सम अल्फा डिकेज। आपने बताना कितने अल्फा डिकेज होंगे, तो हमारे पास Y17 आएगा। तो भाई अगर आप नोट डाउन करो 33 -4 -4 -4 एंड -4, तो हमारे पास 4 अल्फा डिकेज के बाद जो है वो Y217 आएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 24 है जी, इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर डिके व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ डिके। सर्टेन डिकेज अगर कर रहे हैं, सीक्वेंस डिटरमिन करेंगे जी। एक्स वाई में चेंज हो जाता है, मैथ नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, एटॉमिक नंबर एक बढ़ गया यानी कि बीटा डिके हुआ। देन वाई जो है वो टी में कन्वर्ट हो रहा है, मैथ नंबर 4 कम हो गया, डेफिनेटली अल्फा डिके हो रहा है। लास्ट पे टी जो है वो टी ही रह रहा है, मैथ नंबर और एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आया, तो लाजमी तौर पर ये डिके जो है ये गैमा को कोरिस्पॉन्ड करता है। तो हमारे पास डिके है जी बीटा, अल्फा और गैमा। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 25, टनल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिके। टनल इफेक्ट जो है ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट है, जिसमें एक ऐसा पार्टिकल जिसकी एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा कम हो, वो एक हैवी बैरियर को क्रॉस कर सकता है, जैसा कि अल्फा डिके में होता है। अल्फा डिके में जो हीलियम न्यूक्लियाई है ये किसी अनस्टेबल न्यूक्लियस में क्रिएट हो जाता है विद इन द न्यूक्लियस, लेकिन इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो बाहर आ सके, और ये मिलियंस टाइम्स विद इन द हैवी न्यूक्लियस स्ट्राइक करता रहता है, और नेचर इसे इजाजत देती है वन टाइम कि ये उस हैवी न्यूक्लियस को जो कि अनस्टेबल था स्केप करके उसमें से टनल बनाते हुए उस बैरियर को क्रॉस करे, उस हैवी एनर्जी बैरियर को, और बाहर की तरफ आ जाए, जिसे फिर हम अल्फा डिके कहते हैं। तो भाई ए ऑप्शन जो है ये हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 26, द यूनिट ऑफ डिके कांस्टेंट इज। डिके कांस्टेंट जो कि इन जनरल इक्वल होता है हमारे पास लैम्डा इनटू हाफ लाइफ इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो लैम्डा जो कि डिके कांस्टेंट है वो हाफ लाइफ के साथ प्रोडक्ट में है, हाफ लाइफ जो कि इन जनरल टाइम को कोरिस्पॉन्ड करती है, तो 1/t तो इन जनरल पर सेकंड जो है वो हमारे पास डिके कांस्टेंट का यूनिट है। ग्रे जो है वो एब्जॉर्ब डोज का यूनिट है, क्यूरी जो है वो किसी भी रेडियो एक्टिव सोर्स की जो एक्टिविटी है उसको कोरिस्पॉन्ड करता है। क्वेश्चन 27, इन डी ब्रॉय रिलेशन द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड मोमेंटम इज। डी ब्रॉय का रिलेशन है हमारे पास वेव पार्टिकल ड्यूलिटी के लिए, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। तो अगर एम वी जो कि मोमेंटम है, अगर आप उसको दूसरी तरफ ले जाकर लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास जो वेवलेंथ और मोमेंटम का प्रोडक्ट है वो इक्वल आएगा भाई प्लैंक्स कांस्टेंट के एच। तो डी ऑप्शन हमारे पास यहां पे करेक्ट है। क्वेश्चन 28, द पार्टिकल्स हैविंग सिमेट्रिक वेव फंक्शन एंड डज नॉट ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज कॉल्ड। सिमेट्रिक वेव फंक्शंस और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे ना करना। अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है कि दो पार्टिकल जिनकी सेम स्पिन है वो सेम स्टेट पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो वो कौन से पार्टिकल्स हैं जो कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते? वो है जी हमारे पास बोसोन्स। बोसोन्स का वेव फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक इन नेचर होता है और ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते, जबकि फर्मियंस जो हैं ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फुलफिल करते हैं और इनका जो वेव फंक्शन है वो भी एंटी सिमेट्रिकल होता है। क्वेश्चन 29, एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर डिवाइडेड इन हाउ मेनी ग्रुप्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स को हम कितने ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं? तो भैया हम बेसिकली एलिमेंट्री पार्टिकल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। और वो 3 ग्रुप्स हैं जी हमारे पास हेड्रॉन्स, लेप्टॉन्स और मीडिएटर्स। हेड्रॉन्स जो है ये फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, ये इन जनरल क्वार्क से मिलकर बनते हैं, जिसमें हमारे पास बेरियंस और मीजॉन्स शामिल हैं। बेरियंस में हमारे पास फिर आगे फर्दर प्रोटॉन है, और मेजॉन्स जो हैं क्वार्क और एंटी क्वार्क के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। लेप्टॉन्स जो हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इनमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, म्यूऑन है, इसी तरह के और भी। और मीडिएटर्स जो हैं ये इन जनरल वो पार्टिकल्स हैं जो नेचर की जो बेसिक फोर्सेस हैं उनको मीडिएट करवाते हैं, जैसे कि फोटोन जो है वो मीडिएटर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए, ग्लूऑन जो है वो मीडिएटर है
स्ट्रॉन्ग फोर्स के लिए, ग्रेविटॉन जो है वो मीडिएटर है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। नेक्स्ट भाई क्वेश्चन नंबर 30 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज इटसेल्फ एंटी पार्टिकल। तो भाई न्यूट्रिनो जो है ये एक ऐसा मिस्टीरियस पार्टिकल है कि इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो इसके एंटी पार्टिकल से मिलती जुलती हैं, यानी कि ये अपना ही एंटी पार्टिकल है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, इसका मैस स्टिल अनडिफाइन है, और काफी हद तक हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जा सके। इसके अलावा फोटोन जो है वो तो पार्टिकल है ही नहीं, वो तो इन जनरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्वेश्चन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर मोर एनर्जेटिक। तो भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम है उसमें सबसे पहले हमारे पास रेडियो वेव्स हैं, देन माइक्रोवेव्स हैं, फिर इंफ्रारेड रेज हैं, फिर विजिबल लाइट है, फिर अल्ट्रावायलेट है हमारे पास, देन हमारे पास आ जाती है एक्स रेज, और फाइनली हमारे पास गैमा रेज। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रेज हैं वो है भाई अल्ट्रावायलेट रेज, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन डज नॉट कॉज द एमिशन ऑफ, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन विजिबल लाइट इमिट करती है जो कि बामर सीरीज को कोरिस्पॉन्ड करता है। इसके अलावा जो है एक्स रेज भी इमिट आउट होती हैं इनर शेल ट्रांजिशंस के केस में, अल्ट्रावायलेट रेज भी इमिट आउट होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन से, लेकिन गैमा रेज जो है ये सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस में से ही इमिट आउट होती हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गैमा रेज खारिज नहीं कर सकते। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 33, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शोज डैश नेचर ऑफ लाइट। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जी इन जनरल लाइट की पार्टिकल नेचर को कॉरिस्पॉन्ड करता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन है हमारे पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू ई स्क्वायर, ई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो भाई डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है, स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन 35, द एंगल बिटवीन वी एंड आई इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट इज। प्योर कैपेसिटिव सर्किट जो है उसमें करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है 90 डिग्री के एंगल के साथ। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर हमारे पास जो एंगल होगा वी और आई के दरमियान वो है जी 90 डिग्री। 36, एसी करंट डैश थ्रू कैपेसिटर व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इंक्रीजेस। तो कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है उसका रिलेशन है हमारे पास एक्स सी इज इक्वल टू 1/ωc, यानी कि कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो रिएक्टेंस कम हो जाएगी और ज्यादा करंट पास करेगा, तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है इसके लिए। क्वेश्चन 37, आरएलसी सर्किट बिहेव्स लाइक डैश एट हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। आरएलसी सर्किट जो है वो रेजोनेंस पे रेजिस्टिव नेचर शो करता है, अगर फ्रीक्वेंसी कम हो तो कैपेसिटिव नेचर शो करता है, और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो इंडक्टिव नेचर शो करता है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है वो कम होती है। तो मेन रोल जो प्ले करता है हाई फ्रीक्वेंसी पे वो हमारा इंडक्टर होता है, इसलिए सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास यहां पे करेक्ट है। क्वेश्चन 38, इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट द एंगल बिटवीन वी एंड आई इज। प्योर रेजिस्टिव सर्किट्स में हमारा वी और आई यानी कि वोल्टेज और करंट जो है वो इन फेस होते हैं, यानी कि उनके दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 39, LDR इज एसेंशियली यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। LDR यानी कि लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, इनको हम इस्तेमाल करते हैं नाइट स्विचेस के अंदर, जिसमें हम एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज अ कंपैरेटर इस्तेमाल करते हुए वो नाइट स्विच डिजाइन करते हैं। क्वेश्चन 40, NAND गेट्स आउटपुट इज 0 व्हेन। NAND गेट्स की आउटपुट 0 होगी अगर भाई उसकी दोनों इनपुट्स जो हैं वो 1 हो, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और अगर एंड गेट हो तो देन हमारे पास जो है वो बोथ इनपुट्स आर 0 टू हैव 0 आउटपुट, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 41, अ सर्किट whose output is given by emitter is known as। तो ऐसे सर्किट को जी हम इन जनरल एमीटर फॉलोअर सर्किट कहते हैं, क्योंकि इसकी जो आउटपुट है वो एमीटर से आ रही होती है, एमीटर को फॉलो करते हुए आ रही होती है, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। 42, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन कलेक्टर सर्किट इज।
कॉमन कलेक्टर सर्किट्स की इन जनरल जो इनपुट रेजिस्टेंस होती है वो यूजुअली बहुत ही ज्यादा हाई होती है और ये ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं करंट गेन के लिए। इनपुट पे लो करंट होगा, आउटपुट पे हमारे पास जो है वो हाई करंट होगा। क्वेश्चन 43, गिब्स फंक्शन ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज। अब भाई गिब्स फंक्शन और गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो इन जनरल मैक्सिमम रिवर्सिबल वर्क है जो हम किसी भी सिस्टम से हासिल कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एंथैल्पी और एंट्रोपी के दरमियान रिलेशन को स्टडी किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, मैक्सिमम वर्क को रिस्पॉन्ड करता है गिब्स फंक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो इसका क्या मतलब है कि जो गिब्स फंक्शन है वो कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे हमेशा हाई होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 14, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। तो NaCl का स्ट्रक्चर हमारे पास भाई क्यूबिक इन नेचर है। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 45, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर इज अ। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स जो हैं ये इन जनरल पीएन जंक्शन डायोड से बनाए जाते हैं और इन डिटेक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए एक्यूरेटली हम रेडिएशंस के पैसेज को डिटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 46, which of the following wavelength is used to find out the position of electron accurately। तो भाई अगर आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड आउट करना चाहते हो तो तकरीबन आपको वेवलेंथ यूज करनी पड़ेगी जो नियरली इलेक्ट्रॉन के साइज को कॉरिस्पॉन्ड करती हो। तो हम इन जनरल डी ब्रॉय का रिलेशन है उसे इस्तेमाल करते हुए भी अगर आप इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट करते हो तो वो भी भाई एक्स रेज की रेंज में आती है, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर को कॉरिस्पॉन्ड करती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो है वो भी 10⁻10 मीटर के राउंड अबाउट ही है। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन 47, इन द फॉलोइंग इक्वेशन F इज नोन एज। इक्वेशन है जी हमारे पास सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, और सम ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो है ये इन जनरल इक्वल होता है भाई लॉरेंट्ज फोर्स के। तो F यहां पर लॉरेंट्ज फोर्स को कॉरिस्पॉन्ड करता है। क्वेश्चन 48, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है जिसके ऊपर ना तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड असर रखेगी और ना ही मैग्नेटिक फील्ड असर रखेगी, इसलिए हम इसको एक्सेलरेट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करते हुए। ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है इसके लिए। क्वेश्चन 49, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो चार्ज मेटालिक स्फीयर इज जीरो। होलो चार्ज मेटालिक स्फीयर के अंदर तो फील्ड भाई जीरो होती है, चार्ज जो है वो बाहर फैला हुआ है। अकॉर्डिंग टू गाजिस लॉ इंटीरियर में हमारे पास नेट फील्ड जीरो होगी। क्वेश्चन नंबर 50 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हैवीएस्ट एलिमेंट्री पार्टिकल। leptons are fundamental particles, they are very very lighter. Quarks are also fundamental particles. Mesons are formed from the combination of quark and antiquark. जबकि जो बेरियन है हमारे पास वो सबसे ज्यादा हैवी हैं, क्योंकि बेरियंस में हमारे पास जो है वो 3 क्वार्क्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी एग्जांपल हमारे पास प्रोटॉन है, जिसकी एग्जांपल हमारे पास न्यूट्रॉन है। क्वेश्चन 51, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फर्मियंस जो हैं ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं क्योंकि इनकी स्पिन जो है वो इन जनरल हाफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स में होती है। इसके अलावा इनका एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है, इस वजह से ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। बोसोन्स जो हैं इनकी जो स्पिन है ये इंटीग्रल मल्टीपल होती है और ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते। फोटोन जो है ये इन जनरल पार्टिकल नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये इन जनरल बोसोन है। फर्मियंस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक फर्मियन है, इसकी स्पिन हमारे पास ±1/2 है। क्वेश्चन 52, द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज सेम एज। प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट है हमारे पास भाई जूल सेकंड, और इसी तरह से अगर आप एंगुलर मोमेंटम का यूनिट कैलकुलेट करें तो वो भी हमारे पास है भाई जूल सेकंड। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास इसके लिए करेक्ट है। क्वेश्चन 53 है जी, consider a particle is constrained to move in elliptical orbit, the kinetic energy at the turning point is। elliptical orbit का जो हमारे पास kinetic energy का रिलेशन है वो है जी T is equal to gmm divided by 2a। कैपिटल M जो है वो मैसिव ऑब्जेक्ट के मास को कॉरिस्पॉन्ड करता है और स्मॉल m जो है वो कॉरिस्पॉन्ड करता है लाइट मास ऑब्जेक्ट का जो कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में हैवी मास के अराउंड मूव कर रहा है। और a जो है वो हमारे पास जो सेमी मेजर एक्सिस है उसकी लेंथ को कॉरिस्पॉन्ड करता है। तो भाई टर्निंग पॉइंट्स पर
ए जो है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, और हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो टर्निंग पॉइंट्स पर मिनिमम होगी। तो इसके लिए हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन 54, कंसीडर अ बॉडी इज लिफ्टेड एट अ हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, एट दैट पॉइंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। कि भाई अगर आप एक ऑब्जेक्ट को जमीन के बराबर रेडियस पर जमीन की सतह से ऊपर ले जाते हैं तो वहां पर जी की वैल्यू कितनी होगी। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का रिलेशन हमारे पास होता है जी एम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट का होल स्क्वायर। तो अगर हाइट जो है वो भी रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगी तो आर प्लस आर 2r हो जाएगा, उसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो जी इस हाइट पर जो जी की वैल्यू है वो एक्चुअल जमीन के सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू से 4 गुना कम होगी। तो हमारे पास इसके लिए बी ऑप्शन करेक्ट है, g/4। क्वेश्चन 55, the half of an element remains in 22 years. After how many years we have only 25% of that element? भाई अगर एक एलिमेंट 22 सालों में आधा रह गया है तो अगले 22 सालों में आधे का आधा रह जाएगा, यानी कि 25% रह जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है, 44 इयर्स में 25% एलिमेंट जो है वो रह जाएगा। क्वेश्चन 56, which of the following conservation law governs the orbital motion of objects? तो भाई ऑर्बिटल मोशन जो है वो इन जनरल एंगुलर मोमेंटम का जो लॉ है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कोरिस्पॉन्ड करता है। जैसे कि केपलर्स लॉज जो हैं वो भी इसी के अकॉर्डिंगली ड्राइव किए गए, जो कि प्लैनेट्स की ऑर्बिटल मोशन को कोरिस्पॉन्ड करते हैं। डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है इसके लिए। क्वेश्चन 57 है, which of the following caused split the spectral lines into more lines? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, बोथ ए एंड बी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये स्पेक्ट्रल लाइंस को फर्दर डिवाइड कर देती है, जिसको हम स्टार्क इफेक्ट में स्टडी करते हैं। इसके अलावा ज़ीमान इफेक्ट हमें ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं कई लाइंस में। तो इसके लिए डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो हैं वो स्पेक्ट्रल लाइंस को फर्दर आगे स्प्लिट करती हैं। क्वेश्चन 58, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशन अ चेंजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। और इसी तरह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड को, और देन हम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो हासिल करते हैं। क्वेश्चन 59, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड्स अपॉन चार्ज इनक्लोज, एरिया ऑफ द सरफेस, मीडियम, डी, बोथ ए एंड सी। तो भाई जो फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस में से वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू गाजिस लॉ चार्ज इनक्लोज पे और मीडियम पे। फ्लक्स इक्वल होता है Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास इसके लिए डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, बोथ ए एंड सी। शेप, साइज और कोई भी डायमेंशनल पैरामीटर जो सरफेस का है उसके ऊपर फ्लक्स डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 60, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो इन जनरल किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करती है। इसको काई से रिप्रेजेंट करते हैं हम। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए इसकी वैल्यू जो है ये पॉजिटिव होती है और स्मॉल होती है, यानी कि ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है और बहुत ज्यादा होती है। और लाजमी तौर पे जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उसके लिए इसकी वैल्यू जो है वो 0 होगी। क्वेश्चन 61, रेजिस्टेंस फॉर आरएलसी पैरेलल सर्किट इज। आरएलसी पैरेलल सर्किट के लिए जो रेजिस्टेंस और इंपेडेंस है वो इक्वल होती है Z इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 ओवर आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स सी माइनस 1 ओवर एक्सएल का होल स्क्वायर। तो भाई डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। इसके अलावा आप ये भी याद रखना है कि आरएलसी सीरीज सर्किट के लिए हमारे पास जो नेट इंपेडेंस होती है वो इक्वल होती है स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है जी, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन। इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड करती है जी अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है,
इंड्यूस ईएमएफ जो है ये सर्किट की रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती और ना ही इंड्यूस करंट की वैल्यू पर डिपेंड करती है। क्वेश्चन 63 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिक्वायर मोस्ट एनर्जेटिक फोटॉन्स? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन और फ्लोरेसेंस। तो जी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसे हम हासिल कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट से। कॉम्पटन इफेक्ट होता है जस्ट एक्सरेज से। पेयर प्रोडक्शन जो है उसमें गैमा रेज रिक्वायर होती हैं और फ्लोरेसेंस जो है वो किसी भी एनर्जी के फोटॉन्स कर सकते हैं। तो भाई सबसे एनर्जेटिक फोटॉन्स जो है वो हमें पेयर प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 64, नंबर्स ऑफ बैंड्स ऑन कार्बन कलर कोड रेजिस्टेंस आर। कार्बन कलर कोड के ऊपर भाई 4 बैंड्स होते हैं। फर्स्ट नंबर को कोरिस्पॉन्ड करता है, सेकंड भी नंबर को कोरिस्पॉन्ड करता है और थर्ड बैंड मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ जीरोस को, और फोर्थ बैंड जो है वो टॉलरेंस को कोरिस्पॉन्ड करता है जिससे हम पॉसिबल वेरिएशन इन द एक्चुअल वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन 65 है जी, द एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप रिप्रेजेंट्स। हिस्टैरिसीस लूप का जो एरिया है वो भाई कोरिस्पॉन्ड करता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल को, कि आपको कितनी एनर्जी चाहिए किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारे पास जो है वो इसके लिए करेक्ट है। सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं उसमें हमारे पास जो है एरिया जो है हिस्टैरिसीस लूप का कम होता है, और जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जस्ट लाइक स्टील, उसके लिए हमारे पास जो है वो हिस्टैरिसीस लूप का एरिया ज्यादा होगा। क्वेश्चन 66 है जी, दी पाइनोटिंग वेक्टर इज गिवन एज। ये वेक्टर जो है ये इन जनरल एनर्जी पर यूनिट एरिया के अकॉर्डिंगली जो फ्लो है उसे कोरिस्पॉन्ड करता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं ई क्रॉस एच से। सी ऑप्शन इसके लिए हमारे पास यहां पे करेक्ट है। और एच जो है वो बराबर होता है 1/μ0 बी वेक्टर के। क्वेश्चन 67 है, स्ट्रेस दैट चेंजेस द शेप ऑफ द मटेरियल इज नोन एज। तो भाई जो लेंथ को चेंज करती है उसे हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं, जो वॉल्यूम को चेंज करती है उसे हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहते हैं, और जो शेप को चेंज कर दे उसे हम शेयर स्ट्रेस कहते हैं। डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 68, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो भाई वो एलिमेंट जो कि बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को आजाद छोड़ने की सलाहियत रखता है वो है जी हमारे पास यहां पे सोडियम। ये एक ऐसी मेटल है जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो बहुत स्मॉल होता है। कार्बन एक सेमीकंडक्टर है, आयरन जो है वो दरमियान में आती है पीरियोडिक टेबल के अंदर, इस तरह से एल्यूमिनियम जो है वो भी नॉन मेटल्स के ज्यादा करीब है, तो सबसे लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो सोडियम का है इनमें। क्वेश्चन 69 है जी, दी हाफ फील्ड वैलेंस बैंड एलिमेंट्स आर। वो है भाई हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में वैलेंस बैंड भी हाफ फील्ड होता है और कंडक्शन बैंड भी हाफ फील्ड होता है, जबकि इंसुलेटर्स में हमारे पास जो है वैलेंस बैंड जो है वो कंप्लीटली फील्ड होता है लेकिन वो कंडक्शन नहीं करवा सकते, और इस तरह से कंडक्टर्स जो हैं उनमें भी हमारे पास जो है वैलेंस बैंड जो है वो कंप्लीटली फील्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है, आइगन वैल्यूज ऑफ हार्मिशियन ऑपरेटर्स आर ऑलवेज रियल। हार्मिशियन ऑपरेटर जो है इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो हमेशा रियल होती हैं। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। और इन्हीं रियल वैल्यूज को यूज करते हुए हम फिजिकल स्टेट को डिफाइन करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, और ये हमेशा किसी फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं उस पर्टिकुलर हार्मिशियन ऑपरेटर के लिए। क्वेश्चन 71 है, the speed of light in vacuum in terms of electric permittivity and magnetic permeability is given as c is equal to 1 over square root epsilon naught into mu naught। यानी कि सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास इसके लिए करेक्ट है। यही वो रिलेशन था जिससे मैक्सवेल ने ये प्रेडिक्ट किया कि जो लाइट है वो इन जनरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। क्वेश्चन 72 है जी, द कलर ऑफ एलईडी डिपेंड्स अपॉन। एलईडी यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड्स, और जो एलईडी से निकलने वाली लाइट है वो इन जनरल डिपेंड करती है कि किस मटेरियल से आपने उस एलईडी को डिजाइन किया है, उसकी कंपोजिशन क्या है, कौन सा खास पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिससे एलईडी बनाई गई है। तो भाई इसके लिए हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 73 है जी, इफ द आउटपुट ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इज इनफिनिट देन द एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज। एम्पलीफिकेशन फैक्टर हमारे पास इक्वल होता है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट के। तो भाई अगर आउटपुट इनफिनिट है तो लाजमी तौर पर हमारे पास जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर है उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा यानी कि इनफिनिट होगी। ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74, a unit mass particle is moving along z axis, the Lagrangian of the motion is। Lagrangian जो है वो इन जनरल बराबर होता है
L इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी के। अहम बात तो यह है कि जिसमें माइनस का साइन आता है, तो या सी ऑप्शन हो सकती है या डी ऑप्शन हो सकती है। अब काइनेटिक एनर्जी यूनिट मास के लिए क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर के, और वी स्क्वायर जो कि वेलोसिटी है उसको हम यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जेड डॉट से। हमारा पार्टिकल जी एक्स पे मूव कर रहा है और ये मोशन अलोंग ग्रेविटी भी हो सकती है, इसलिए हम पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर एम जी जेड से। एम क्योंकि यूनिट मास है तो सिर्फ जी जेड रह जाएगा, तो हमारे पास भाई डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। जेड डॉट जो है, ये जो ऊपर छोटा जेड के ऊपर जो छोटा सा निशान है, ये इन जनरल को रिस्पॉन्ड करता है टाइम के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव को। देन हम भाई आयलर लाग्रांज इक्वेशन इस्तेमाल करते हुए इस पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास आएगी z डबल डॉट इज इक्वल टू g। क्वेश्चन 75, a cylinder is rolling down on an inclined plane such that there is no friction and no slipping. The degree of freedom of cylinder are, डिग्री ऑफ फ्रीडम से मुराद वो तमाम वेज हैं जिनसे हमारा सिलेंडर जो है वो मूव कर सकता है। तो भाई जब इंक्लाइंड प्लेन पे वो रोल करेगा तो वो दो किस्म की मोशन करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए वो ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा, इसके अलावा वो रोल होता हुआ आएगा यानी कि रोटेटरी मोशन भी परफॉर्म कर रहा होगा। तो फिर उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन पे दो होंगी, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 76, the energy difference of orbits within the atom dash as the principal quantum number increases। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करेगा इसका मतलब है हम हायर लेवल्स की तरफ जा रहे हैं, और जैसे जैसे हम हायर लेवल्स की तरफ जाएंगे एनर्जी डिफरेंस जो दो ऑर्बिट्स के दरमियान है वो कम होता चला जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हमारे पास यहां पे करेक्ट है। क्वेश्चन 77, which of the following statement is correct for an atom? Electron lies within the nucleus, wrong. Contains free space, maybe. Produce continuous spectrum, wrong. Carry positive charge, wrong. तो भाई बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास इसके लिए करेक्ट है कि एटम का ज्यादातर हिस्सा जो है वो खाली होता है। रदरफोर्ड ने ये प्रेडिक्शन दी थी। क्वेश्चन 78 है जी, मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम मॉडरेटर इस्तेमाल करते हैं कैडमियम को, बोरोन को, हैवी वाटर को और न्यूट्रॉन को। तो भाई मॉडरेटर्स हम यूज करते हैं हैवी वाटर को और हाइड्रोकार्बन्स को, यानी कि ऐसे मटेरियल्स को यूज किया जाता है जिनका वेट कम है, उनमें जो पार्टिकल्स हैं वो नियरली न्यूट्रॉन के मास और साइज के इक्विवेलेंट हो, लाइक प्रोटॉन्स। तो इसीलिए हैवी वाटर और हाइड्रोकार्बन्स को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इन्होंने न्यूट्रॉन्स ही की स्पीड को मॉडरेट लेवल तक लेकर आना होता है ताकि न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर जो फिशन रिएक्शन है वो अकर कर सके, क्योंकि फिशन रिएक्शन करवाने के लिए हमें स्लो न्यूट्रॉन चाहिए होते हैं और ये मॉडरेटर्स जो हैं ये हमें स्लो न्यूट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं आफ्टर कोलिजन्स। नेक्स्ट 79 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल डिस्कवर्ड अर्लियर, कौन सा पार्टिकल भाई पहले दरियाफ्त हुआ था? पॉजिट्रॉन, ये 1932 में कार्ल एंडरसन ने दरियाफ्त किया था। न्यूट्रॉन, जिसको जेम्स चैडविक ने 1932 में दरियाफ्त किया था। इलेक्ट्रॉन, जिसको जे थॉमसन ने 1896 में दरियाफ्त किया था। और प्रोटॉन, जिसको गोल्डस्टीन ने 1886 में दरियाफ्त किया था। तो भाई सबसे पहले कौन सा पार्टिकल दरियाफ्त हुआ था? वो है हमारे पास प्रोटॉन। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 80, द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन टू पॉजिट्रॉन इज, दोनों की रेशियो क्या होगी? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन दोनों का चार्ज जो है बराबर होता है, तो रेशियो लें तो हमारे पास आंसर आएगा भाई नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है तो -1। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। हमने यहाँ पे 80 एमसीक्यूज को डिस्कस किया है जो कि 2011 में पीपीएससी के एग्जाम में आए थे फिजिक्स के लिए। अगर आपने नोट किया हो तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ये एफएससी बेस्ड है, नियरली 50 to 55 क्वेश्चन जो हैं जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की एफएससी की किताब है वहां से लिए गए हैं, और बाकी जो है 25 to 30 क्वेश्चंस जो हैं वो बीएससी और एमएससी से लिए गए हैं। तो इस टेस्ट की तैयारी के लिए आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी एफएससी जो है वो बहुत बेहतर हो। देन आप बीएससी और एमएससी की बेसिक्स जो है वो भी स्टडी कर सकते हैं, और इसके लिए कुछ मैं भी आपकी हेल्प करूंगा, और बहुत जल्दी जो है वो मैं बीएससी और एमएससी की रिवीजन के लिए कुछ लेक्चर्स जो हैं मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करूंगा। और लास्ट पे, थिंक लाइक अ प्रोटॉन, स्टे पॉजिटिव, वर्क स्मार्ट एंड मेक इट हैपन, एंड यू शुड नाउ दैट यू कैन डू इट। जस्ट कंसंट्रेशन चाहिए,
और स्मार्ट वर्क चाहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच भाई।